आदाब, यह है समय न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं आलमी समय। अपने खास प्रोग्राम खुली बहस के साथ हाजिर हूं मैं सैयद फैसल अली। दिल्ली की इंतखाबी तारीख जब भी लिखी जाएगी उस वक्त 2015 के असेंबली इंतखाब की दास्तां सुनहरे लफ्जों में कलमबंद होगी। दिल्ली की आवाम ने एक तरफ बीजेपी व कांग्रेस के मुंह पर अपने जमहूरी हक के जरिए सन्नाटेदार चांटा रसीद किया है, तो वहीं केजरीवाल एंड कंपनी को कामयाबी के ऐसे स्टेज पर पहुंचाया है जिसका खुद केजरीवाल ने तस्वुर भी नहीं किया होगा। अब वो वक्त आ गया है जहां केजरीवाल का असल इम्तिहान होना है। अब अरविंद को उन वादों को पूरा करना है जिनकी बुनियाद पर आवाम ने उन्हें इक़्तिदार की बुलंदी पर पहुंचाया है। उन वादों को पूरा करने के लिए दो चीजें बहुत अहम हैं, एक पैसा और दूसरा मरकजी हुकूमत की रजामंदी के साथ मदद। अरविंद केजरीवाल का ये सफर कितना कांटों भरा है, बेशुमार ऐसे सवालात हैं जिनके जवाब ढूंढने के लिए हम अपने खास मेहमानों के साथ हाजिर हैं। इस बहस में शिरकत के लिए आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं कांग्रेस के तर्जुमान प्रणव झा साहब, जो थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ जाएंगे, आम आदमी पार्टी के लीडर और उसके माइनॉरिटी सेल के सदर इरफानुल्लाह खान साहब, सीनियर सहाफी पूर्णिमा त्रिपाठी जो हिंदू ग्रुप की फ्रंट लाइन मैगजीन की डिप्टी एडिटर हैं, वो हमारे साथ हैं। साथ ही बीजेपी दफ्तर से ओबी के जरिए इस बहस में जुड़ रहे हैं बीजेपी तर्जुमान आतिफ रशीद जी। आप सभी का खैर मकदम है। तो आइए शुरू करते हैं खुली बहस। अरविंद केजरीवाल के कांटों से भरे इस सफर पर अपने खास मेहमानों से बहस की शुरुआत से पहले आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। इसे कहते हैं नाकाबिले फरामोश लम्हा, इसे कहते हैं जमीन से कटे हुए मगरूर सियासी लीडरान की अना का चकनाचूर होना। इस लम्हे ने एक बार फिर साबित किया कि आवाम से दूर रहकर एसी दफ्तरों, एसी गाड़ियों और एसी मकानों में बैठकर सरकार चलाने वाले लीडरान ये समझ लें कि जमहूरियत की असली माँ बाप अवाम ही है। ये अवाम अगर इख्तिदार की कुर्सी सौंप सकती है तो उसी कुर्सी से औंधे मुंह ढकेल भी सकती है। आम आदमी की ताकत ने दिल्ली की सियासत में बीजेपी और कांग्रेस को ऐसी पटखनी दी है जिसे संभलने का इन्हें कोई तरीका नहीं सूझ रहा। आम आदमी पार्टी को दिल्ली के अवाम का शुक्रिया अदा करने के लिए शायद अल्फाज कम पड़ रहे हैं। वो वाकई अद्भुत है। मैं दिल्ली की जनता को सलाम करता हूँ। दिल्ली की आवाम की इस मास्टर स्ट्रोक की चोट से उबरने के लिए बीजेपी और कांग्रेस को फिलहाल कोई मरहम नहीं मिल रहा, सिवाय इलेक्शन कैंपेन के सरबराह पर इस शर्मनाक शिकस्त का ठीकरा फोड़ने के। कमाकम साहब की लीडरशिप क्या थी ये तो कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन कैंपेन उनकी लीडरशिप में, वो तो कैंपेन कमेटी के चेयरमैन थे, तो उनको बहुत अग्रेसिवली करना चाहिए था। अगर जो क्रिटिसिज्म अग्रेसिव हो सकता है तो अपने बारे में जो अच्छाइयां हैं उनको उसको भी तो अग्रेसिव होना चाहिए ना। तो अब जिन लोगों ने गड़बड़ की है और पांव पे कुल्हाड़ी मारी है उनके खिलाफ कार्रवाई। प्रबंधन तो अरुण जेटली के पास था दिल्ली के चुनाव को लेकर के, क्या उनको हटाया जाना चाहिए? तो आपको क्या लगता है जब आप कह रहे हैं कि अरुण जेटली के पास प्रबंधन था और प्रबंधन तो पिछले 4 चुनावों से उनके पास में रहा हुआ है, तो आपका क्या है इसमें मानना, क्योंकि आप भी दिल्ली के वोटर हैं, क्या होना चाहिए उनके खिलाफ? कार्रवाई होनी चाहिए। केजरीवाल एंड कंपनी की ये सुनामी ऐसे ही नहीं चली। इसके पीछे उनकी दिन रात की कड़ी मेहनत और आवाम के दिलों में समा जाने का हुनर रहा। पिछले 3 वर्षों से दिल्ली की आवाम ने अरविंद और उनकी टीम को हर पैमाने पर परखा, फिर पहन लिया आम आदमी की टोपी, उठा लिया हाथों में झाड़ू और झूमने लगे इस गीत पर। अब निगाह डालते हैं तस्वीर के दूसरे रुख पर। कहते हैं कि हर बड़ी ताकत अपने साथ बड़ी जिम्मेदारियां लेकर आती है। अब वक्त है दिल्ली के हीरो केजरीवाल के लिए उन हसीन ख्वाब को पूरा करने का जो उन्होंने आवाम को दिखाया है। माहिरीन मानते हैं कि अरविंद ने आवाम से जो बड़े वादे किए हैं उन्हें पूरा करने के लिए बहुत हद तक उनको मरकजी हुकूमत पर मुनहसिर होना पड़ेगा, उस सरकार से जिसके सामने उन्होंने सीना ठोक कर दिल्ली का किला फतेह किया है। ऐसे में सियासी मजबूरियों के चलते स्टेट और सेंटर के बीच टकराव के काफी इम्कानात हैं। आइए कुछ उन पॉइंट्स पर नजर डालते हैं जो केजरीवाल के लिए चैलेंज हो सकते हैं। सबसे पहले जिक्र बजट का। केजरीवाल ने बिजली के दाम अदा करने का वादा दोहराया है, 20,000 लीटर मुफ्त पानी देने का वादा किया है, 1500 सीसीटीवी कैमरा लगाने की बात कही है, 20 कॉलेजेस और 500 स्कूल्स खोलने की बात की है, 2 लाख पब्लिक टॉयलेट्स बनाने की बात की है। सवाल ये है कि इनके लिए पैसा कहां से आएगा। अब कुछ ऐसे पॉइंट्स को देखते हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट की मर्जी के बिना पूरे होते हुए दिखाई नहीं दे रहे। सबसे पहले नंबर पर जन लोकपाल बिल, जिसके चलते अरविंद ने पिछले साल इस्तीफा दिया था। नंबर 2 पर मुकम्मल रियासत का दर्जा।
नंबर 3 पर है लॉ एंड ऑर्डर मतलब पुलिस। नंबर 4 पर डीडीए या तरक्याती स्कीम को पूरा करने के लिए पूरी तौर पर दिल्ली स्टेट सेंटर का मोहताज है। नंबर 5 पानी, क्योंकि दिल्ली पूरी तरह पड़ोसी रियासत हरियाणा पर मुनहसिर है और जहां बीजेपी की सरकार है। और यही वजह रही कि नतीजों के आने के कुछ ही घंटों के बाद अरविंद केजरीवाल ने प्राइम मिनिस्टर और कुछ मिनिस्टर से मुलाकात का सिलसिला शुरू करके इस बात का इशारा दिया कि वो स्टेट और सेंटर के बीच कोऑर्डिनेट रिलेशनशिप चाहते हैं। देखना दिलचस्प होगा कि दिल्ली को उम्मीदों के 7वें आसमान पर बिठाने वाले केजरीवाल हिंदुस्तान की दूसरी रियासतों के लिए किस तरह की नजीर पेश करते हैं। दिल्ली से कैमरा पर्सन अखिलेश के साथ अब्दुल जब्बार खान, आलमी समय। नाज़रीन, आपने ये रिपोर्ट देखी। बातचीत की शुरुआत करते हैं, चलते हैं सबसे पहले बीजेपी के लीडर आतिफ रशीद साहब के पास और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि बीजेपी दफ्तर में रिजल्ट के बाद क्या हालात हैं, किस तरह की चीजें हैं और वो क्या कहेंगे, किसको जिम्मेदार माना जाए, कौन लोग जिम्मेदार थे जिसकी वजह से ये हुआ। सबसे पहले तो दिल्ली की जनता को, आम आदमी पार्टी को, अरविंद केजरीवाल जी को बहुत बहुत बधाई। और मुझे लगता है कि इसमें किसी एक आदमी के ऊपर मैं इल्जाम लगाऊं कि भाई दिल्ली का ये कारण रहा हारने का बीजेपी का या ये कारण रहा, तो ठीक नहीं होगा। जो रिजल्ट आए हैं वो बहुत ही उम्मीदों भरे रिजल्ट हैं। असल में ये जो अरविंद केजरीवाल जी को जो वन साइडेड मेजोरिटी मिली है, एक तरफा बिल्कुल जो उनके पक्ष में गया है, हिंदुस्तान के इतिहास में मुझे लगता है बहुत कम ऐसा कभी हुआ है, कहीं दिल्ली में तो पहली बार हुआ है जी। तो बहुत उम्मीदों भरा ये मैंडेट केजरीवाल जी को दिल्ली की जनता ने दिया है। और बेसिकली अंडर करंट आम आदमी पार्टी का जितना तेजी से था, उसको भारतीय जनता पार्टी को और हम लोगों को समझने में कोई चूक हुई है। आप लोग ये समझे कि मोदी वेव जो है बहुत ज्यादा है, लेकिन ये अंदाजा नहीं था कि वेव किससे बड़ी सुनामी होती है। मैं आपको वही बताना चाह रहा हूं कि हम लोग जो दिल्ली में अभी लोकसभा चुनाव हुआ, उससे दिल्ली का कार्यकर्ता बहुत उत्साहित था। उसके बाद जो लगातार 3-4 विधानसभाओं में इलेक्शन हुए, उससे हम लोग बहुत ज्यादा उत्साहित थे जी। और उस उत्साह में मुझे लगता है कि जो हमें एग्जैक्टली काम करना चाहिए था, जो हमने लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से करा, उस तरीके से हम लोग काम नहीं कर पाए। और जिसका नतीजा ये हुआ कि छोटी छोटी सी हमारी गलतियां जमा होकर बहुत सारी गलतियां हो गई। जैसे 1-2 गलतियां बता दें, क्या गलतियां हुई आतिफ साहब? 1-2 गलतियों पर भी चर्चा हो जाए। मेरा कहना यह है जी कि हमारा जो वर्कर, या फिर हम बताएं गलतियां क्या हुई इसमें जाना, या फिर हम लोग बताएं। मीडिया तो जी जी देखिए फैसल भाई, मीडिया तो गलती 100 तरीके की बता सकती है बीजेपी की, इसीलिए तो आपसे पूछ रहे हैं। हार का कोई बाप नहीं, देखिए फैसल भाई, हार का कोई बाप नहीं होता और जीत के सब बाप होते हैं। अच्छा, ये हाँ, आप एक बात समझ लीजिए। आप अभी बीजेपी जीत जाती तो आपको कोई कमी नहीं दिखती, ठीक है जी। आज अरविंद केजरीवाल नहीं, आतिफ साहब, अगर बीजेपी जीत जाती, मैं आपसे एक बात कह रहा हूं, अगर बीजेपी जीत जाती तो फिर उसका कम से कम सेहरा तुरंत नरेंद्र मोदी जी के सर पे बन जाता और साथ में शहबाला के तौर पे सतीश शाह होते कि इन लोगों की वजह से जीत हुई है। अभी हम लोगों ने 5-7 जगह यही देखा, दिल्ली का जो नेशनल इलेक्शन था उसमें भी, लेकिन हार हुई है तो सेहरा किसके सर पे बंधे, ठिकरा किसके सर पे फूटे, ये कोई नहीं बता। मैं फैसल भाई, मैं आपको याद दिला देता हूं, 16 मई को जो आम इंतखाबात का रिजल्ट आया था जी, उसमें हमारे प्रधानमंत्री जी ने जीतते ही वो जीत का सेहरा देश के बीजेपी के कार्यकर्ताओं के सर बांधा था, जनता के सर बांधा। अच्छा, देखिए, जीत का सेहरा हमेशा जनता लोकतंत्र में, जमहूरियत में जनता ही सब कुछ होती है, आवाम ही। चलिए, ये समझ गए आप, हमेशा जीत। चलिए जी बोलिए, सुन रहा हूं, बोलें। आवाम ही सब कुछ होती है। मेरा कहना यह कि तो आवाम का जो फैसला होता है उसको सर माथे कबूल करना चाहिए, एक बात। और दूसरी बात ये देखिए, इस जीत को या हार को आप जीत ये कहने के मोदी जी फ्लॉप हो गए हैं और हरियाणा में जीत गए तो मोदी जी हीरो हो गए हैं, मेरा सिर्फ इतना कहना है, इसमें थोड़ा सा आत्मचिंतन करके और सोच समझ के बात करने की जरूरत है। देखिए, बात ऐसी है कि दिल्ली का चुनाव एक दूसरे तरीके का चुनाव था।
दिल्ली में जब भी भारतीय जनता पार्टी लड़ती है ट्रायंगुलर फाइट में ही पोजीशन में आती है। यानी आप ये कह रहे हैं आतिफ साहब कि अगर गैर भाजपा वोट एक हो जाता है तो भाजपा नहीं जीत पाती है। ट्रायंगुलर कंटेस्ट जहां होता है, मल्टी कॉर्नर कंटेस्ट जहां होता है, वहां भाजपा जीतती है, ये कह रहे हैं आप? देखिए, दिल्ली को प्योरली दिल्ली का आप नहीं मान सकते। दिल्ली में कोई तमिलनाडु से आया हुआ है, कोई आंध्र प्रदेश से आया हुआ है, कोई बिहार से आया हुआ है, कोई उत्तर प्रदेश से आया हुआ है, कोई पंजाब से आया हुआ है, कोई हरियाणा से आया हुआ है। तो दिल्ली के वोटर का मिजाज हर 2 किलोमीटर बाद डिफरेंट हो जाता है, हर 3 किलोमीटर बाद डिफरेंट हो जाता है। चलिए, लेकिन आपसे एक बात कहें आतिफ साहब, आपने भी देखा होगा, हमने बाइट भी चलाई है, कीर्ति आजाद बहुत गुस्से में थे और वो ये कह रहे थे कि इस हार के लिए जो जिम्मेदार हैं, उन्होंने अरुण जेटली का भी नाम लिया, इसलिए कि सबको पता है कि अरुण जेटली जी के कहने पे ही, उनके बहुत ज्यादा रिकमेंडेशन के बाद ही किरण बेदी आई थी। हालांकि फैसला ये मोदी जी का और सतीश शाह का था, लेकिन वो उसमें कहीं ना कहीं थे। तो उन्होंने बहुत जोर से ये बात कही है कि पूर्वांचलियों का बहुत ज्यादा किनारे किया गया, उनकी तरफ तवज्जो नहीं दी गई। और दूसरा ये कि जो लोग भी जिम्मेदार हैं उनके ऊपर एक्शन होना चाहिए। वो आपकी पार्टी के एमपी हैं, सीनियर लीडर हैं, क्या कहिएगा आप? कीर्ति आजाद। फैसल भाई जी, मुझे थोड़ी आवाज आपकी एक तो हल्के आ रही है। जी जी। मैं देखिए फैसल भाई, देखिए मैं एक बात कहना चाहूंगा, कीर्ति आजाद जी मेरी पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। जी जी। और मैं इस बात को उचित नहीं समझता कि उनकी टिप्पणी के ऊपर मैं यहां आपके चैनल के ऊपर टिप्पणी करूं। जी। ये कीर्ति आजाद जी को सोचना चाहिए कि मेरी पार्टी के क्या उसूल है। लेकिन कीर्ति ने चैनल पे टिप्पणी कर दी है, इस तरीके से मीडिया के सामने खड़े होकर क्या बात कहनी है, क्या नहीं कहनी। ठीक है। मैं इस तरीके की बात नहीं करूंगा कि मैं कीर्ति आजाद जी के बयान पर आगे उस पर एक बयान दूं, उस पर बात करूं। देखिए, मेरा सीधा सीधा आपसे कहना है कि दिल्ली में जो हार हुई है उसके लिए सामूहिक रूप से दिल्ली का कार्यकर्ता जिम्मेदार है, दिल्ली का कार्यकर्ता जिम्मेदार है, लीडरशिप जिम्मेदार नहीं है। सिर्फ और सिर्फ कार्यकर्ता जिम्मेदार। कैसी बात कर रहे हैं आतिफ कि आप आतिफ साहब के कार्यकर्ता पूरे तौर पर जिम्मेदार है, जो उनके ऊपर के लीडरान है वो जिम्मेदार नहीं है? ऐसा हो सकता है क्या? देखिए, ऐसा है, हमारे यहाँ की एक परंपरा मैं आपको समझा दूं। मैं दिल्ली बीजेपी माइनॉरिटी मोर्चा का प्रेसिडेंट हूं, बट आई एम नॉट द लीडर ऑफ द पार्टी, आई एम ऑल्सो द वर्कर। सतीश उपाध्याय इज ऑल्सो द प्रेसिडेंट ऑफ द बीजेपी। अच्छा, तो उस हिस्से देखे तो सारे कार्यकर्ता हैं। ठीक है, हाँ, ठीक है, ठीक है। यस। मेरा कहना है कि दिल्ली की लीडरशिप एंड एज वेल एज दिल्ली का वर्कर इस हार के लिए बिल्कुल जिम्मेदार है। मैं ये नहीं चलिए, आपके पास वापस आऊंगा आतिफ साहब। हमारे साथ कांग्रेस के लीडर प्रणव झा जी हैं, उनसे पूछते हैं। इन्होंने तो बहुत खुलकर के बताया कि ये वजह हो गई हारने की। ये कह रहे हैं कार्यकर्ता पूरे तौर पर काम नहीं कर पाए और कुछ गलतियां हुई। हालांकि गलतियों के बारे में उन्होंने ज्यादा खुलासा नहीं किया, कौन कौन सी गलती हुई, क्या गलती हुई, लेकिन उन्होंने माना कि कुछ गलतियां हुई। हम सब जानते हैं किन गलतियों की तरफ वो इशारा कर रहे हैं। प्रणव जी, आपके यहां क्या ब्लंडर हुआ, क्यों ये हाल हो गया? देखिए, मूलतः इस चुनाव को देखते हैं फैसल भाई जी, तो हमने जो निष्कर्ष निकाला, चूंकि हम लोग चुनाव में इन्वॉल्व थे, लोगों से वोट मांगने के लिए जमीन पर जाते थे। अब वोट देते नहीं लोग, आजकल कांग्रेस को कोई वोट नहीं दे रहा। तो हम लोगों ने जो मूलतः दो बातों का निष्कर्ष निकाला। पहला ये कि हर व्यक्ति जो है वो ये कहता था कि 2013 में जो मैंडेट था आम आदमी पार्टी को, केजरीवाल जी को जो 49 दिन का समय मिला था गवर्नेंस का, वो समय पूरा नहीं था। वो कहीं ना कहीं वो चाहते थे कि पूरा समय मिलना चाहिए, 5 साल के समय पूरा मिलना चाहिए। तो एक तरह से उन लोगों ने मन बनाया हुआ था। रही बात कि फिर कांग्रेस की क्या भूमिका थी, तो कांग्रेस की भूमिका होती, कुछ लोग थे जो कांग्रेस को वोट देना चाहते थे। अभी भी मतों का प्रतिशत गिरा है बहुत, लगभग 9% वोट मिले हैं, लेकिन कई ऐसे लोग थे जो वोट देना चाहते थे। लेकिन चुनाव का माहौल ऐसा हो गया, बीजेपी का जो अटैक केजरीवाल जी पर इतना हुआ, आम आदमी पार्टी पर इतना हुआ कि लोग। आपका भी कम अटैक नहीं हुआ है, आपने भी खूब अटैक किया। एक अलग तरीके का, एक राजनीतिक अटैक था, डेवलपमेंट का इशू था, प्रोग्रेस का इशू था। हम मैनिफेस्टो के ऊपर लड़ रहे थे। हमने ये नहीं कहा कि आप बीजेपी ज्वाइन कर लीजिए तो आपको गणतंत्र दिवस में वो मिले, आपको पास मिलेगा, या और भी 4 बच्चे 40 बच्चे, पता नहीं क्या क्या इस चुनाव में हम लोगों को देखने को मिला। मैं उसको गुजरात मॉडल ऑफ चुनाव कहता हूं। तो ये लोगों का रिएक्शन ये हुआ उस बीजेपी के नेगेटिव कैंपेन के कारण कि लोगों ने कहा कि इस व्यक्ति को, इस शासन को सीख सिखाना आवश्यक है।
और वो ये इस तरह से जो है ये जो नेगेटिव वोटिंग हुआ वो कंसोलिडेट को सीख सिखाने के चक्कर में आपको भी बड़ा लोगों ने ये कहा कि इस समय चूंकि कांग्रेस की भूमिका नहीं है तो हम अपने वोटों का सदुपयोग करते हुए जो जीत रही है उसको हम प्रचंड बहुमत दें। मैं आपको एक बात और साथ में और भी ये भी जोड़ना चाहता हूं कार्यकर्ता होने के नाते कि फैसल भाई आपको ये देख के शायद कांग्रेस के लिए सबसे बुरा समय लगे, पर मेरी व्यक्तिगत ये राय है कि ये सबसे बुरा समय नहीं है। इससे बुरा भी आने वाला है। इससे बुरा समय आएगा। ये सबसे बुरा समय हमने 2014 मई का देख लिया। अच्छा, दोनों में फर्क है। जब हम तब जाते थे कार्यकर्ताओं के पास, तब हम जब वोटरों के पास जाते थे वोट मांगने के लिए, तो लोग तब हमारी बात सुनते नहीं थे। लोगों में गुस्सा था, क्रोध था। इस बारी वो नहीं था। इस बारी लोग सुनते थे हमारी बात को, हमसे प्रश्न जरूर करते थे कि जो अब आप हमसे वादे कर रहे हैं, ये जब आप 15 साल शासन में थे तब आपने क्यों नहीं पूरे किए। अभी हमने मन बनाया है किसी और को मौका देने का। लोगों ने मन बनाया हुआ था, लोगों को गुस्सा था, तो ये लोगों ने मन बनाया हुआ था कि 49 दिन की केजरीवाल की सरकार को वक्त पूरा नहीं मिला था, इसलिए इनको एक बार 5 साल का मौका देना चाहिए। इरफानुल्लाह साहब जी, आपकी पार्टी की जबरदस्त कामयाबी, आपको मुबारक हो। दूसरी बात यह कि बहुत सारी वजहों की बात होती है जब हम लोग बात करते हैं, जब हम लोग इस पर एनालाइज करते हैं, बहुत सारी चीजें थी जिसकी वजह से आम आदमी पार्टी की जीत हुई और इतनी करारी बीजेपी की हार हुई। लेकिन आप आम आदमी पार्टी के एक सीनियर लीडर हैं, पार्टी के लेवल पे क्या 2-4 चीजें हैं जिसकी वजह से लगता है कि जीत हो गई? नहीं, देखिए, हमें फैसल भाई सबसे पहले थोड़ा सा माजी में जाना पड़ेगा कि आम आदमी पार्टी का वजूद किस लिए हुआ इस देश में, इस मुल्क में। उस पर भी आऊंगा, जन लोकपाल पर भी आऊंगा। लिहाजा हमारी पार्टी का वजूद ही इस बात पर था कि जो बड़ी पार्टियां हैं इस मुल्क में, चाहे वो एनडीए की शक्ल में पार्टियां थी या यूपीए की शक्ल में पार्टियां थी, वो लोगों को वो राहत नहीं पहुंचा पाई, उनके मसाइल हल नहीं कर पाई। और मुल्क में असल में डेमोक्रेसी जो होनी चाहिए, डेमोक्रेटिक प्रोसेस होना चाहिए, रूल ऑफ द लॉ होना चाहिए, सेल्फ रूल होना चाहिए, लोगों का लगे कि हमारी सत्ता है, हम इख्तिदार में बैठे हुए हैं और हम इस मुल्क को चला रहे हैं, जो डेमोक्रेसी की खासियत होती है, उससे लोग आजिज आ चुके थे। और मैं समझता हूं कि 2 साल के बाद वो रंग लाया है और ये बड़ा तारीखी तो है ही, लेकिन उसके अलावा इस पूरे मुल्क के अंदर एक सियासी रिवॉल्यूशन आया है जो दोनों बड़ी पार्टियों के। वजह क्या हुई जीत की? इसकी जीत की सबसे बड़ी वजह यह है कि लोग आजिज आ चुके हैं। जो सिस्टम इन लोगों ने राइज किया 67 साल में, पॉलिटिकल सिस्टम जो राइज हुआ था, आज एक नई सोच के साथ आम आदमी पार्टी ने लोगों के दिलों में घर बनाया है और एतमाद बहाल किया है कि ये वेलफेयर स्टेट है, ये टुकड़ों में बटी हुई स्टेट नहीं बनाई जा सकती, इसे धर्म के नाम पर नहीं बनाई जा सकती, इसे बिरादरी के नाम पर नहीं बनाई जा सकती, इलाके के नाम पर नहीं बनाई जा सकती, बल्कि कह रहे हैं कि जो पिछले कुछ दिनों में कुछ जो इस तरह के नारे, स्लोगन और हरकत हुई है, उसका भी कहीं ना कहीं बीजेपी को नुकसान हुआ और आपको फायदा हुआ? नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी ये भ्रमित हो गई कि 2014 में उसकी कोई वेव थी। मैंने आपके चैनल पे पहले भी कहा है कि उसकी कोई वेव नहीं थी, बल्कि एक मुताबादिल की तलाश कर रहे थे लोग यूपीए का, तो वो भाजपा को मिल गया किसी वजह से। ऑल्टरनेटिव उस वक्त दिख रही थी बीजेपी, तो और आज उन्हें लग गया कि दिल्ली के इलेक्शन में, देखिए, भाजपा और कांग्रेस दोनों का मजबूत किला है ये दिल्ली, किसी स्टेट में नहीं है इतना मजबूत। ये बहुत मजबूत इनके यहां पर रूट्स हैं, यहां पर उनके कैडर हैं। उसमें जो कुछ हुआ है, जो जिस तरह का रिजल्ट आया है, मैं समझता हूं कि पूरे मुल्क की नब्ज पता चलती है। यानी आप ये कहना चाह रहे हैं फरुल्ला साहब कि आपने इनके किले को ढा दिया है, यानी 1 मिनट प्रणव जी, आपने लाल किले पे कब्जा कर लिया है, तो आपका पूरा मुल्क आपका है। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि इतनी कमजोर बुनियाद पर यह किला खड़ा हुआ था कि वो एकदम ढह गया, क्योंकि लोग नहीं चाहते थे कि इस तरह की सियासत हो इस मुल्क के अंदर। लोग अब चाहते हैं कि उनके मसाइल हल हो, उनके बुनियादी सवालों पर बहस हो। कुछ कह रहे हैं? मैं कह रहा था कि आप अगर यही मुद्दा था जो आप बयान कर रहे हैं, तो लोकसभा में आप थे, आपको 7 सीटों पर आपको बढ़त मिलनी चाहिए। देखिए, लोकसभा के लिए मैं फिर कहता हूं कि भाजपा ने जिस तरह से ब्रांडिंग की थी और मोदी ब्रांडिंग जिस तरह से हुई थी, उसमें लोगों को भ्रमित कर दिया था, जो इस चुनाव में नहीं हो पाया। हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट पूर्णिमा त्रिपाठी मौजूद है। पूर्णिमा से जानने की कोशिश करते हैं, न्यूट्रल पर्सपेक्टिव है, काफी करीब से दिल्ली को और दिल्ली को चुनाव के इन्होंने देखा कि क्या वजह हुई। पूर्णिमा जी, इतनी बड़ी बात जो ये कह रहे हैं इरफानुल्लाह साहब कि दिल्ली जो है भाजपा और कांग्रेस दोनों का गढ़ रहा है, इनकी जड़ें यहां बहुत मजबूत है। स्टेट भले छोटा हो, लेकिन यहां पे होने वाली किसी भी चीज का जो इफेक्ट है वो ऑल इंडिया होता है। ऐसी सिचुएशन में बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी, कांग्रेस ने भी अपनी जो बची खुची ताकत थी वो लगाई, लेकिन उसके बावजूद 67-3 का जो डिसीजन आया है, कैसे देखती हैं आप?
अभी मैं उसी से शुरू करूंगी जो इरफानुल्लाह साहब ने कहा कि गढ़ रहा है। ये मिथ अब टूटना चाहिए कि कोई भी जगह किसी पार्टी का गढ़ है। ये अब कोई कहीं नहीं चलेगा कि ये गढ़ है, ये टेकन फॉर ग्रांटेड लेने वाली बात अब पॉलिटिक्स से हटनी चाहिए, क्योंकि लोग बहुत अवेयर हो गए हैं। लोग अपनी भागीदारी चाहते हैं सत्ता में, और सत्ता में भागीदारी तभी मिलेगी जब उनको अपने एस्पिरेशंस रिफ्लेक्ट होते दिखाई देंगे। और इस मामले में कांग्रेस तो खैर बहुत पीछे छूट चुकी थी। पिछले ही साल हमने लोकसभा चुनाव के दौरान देखा, बीजेपी को लोगों ने उस वक्त इसीलिए सर आंखों पे बिठाया कि शायद उनको लगा कि ये हमारे एस्पिरेशंस को कंप्लीशन की तरफ ले जाएंगे। उसने भी उनको थोड़ी कमी दिखाई दी, और उसके बाद उनको ये तीसरा ऑल्टरनेटिव दिखाई दिया। तो उन्होंने कहा, लोगों ने ये सोचा कि इस ऑल्टरनेटिव को आजमा के देखा जाए। ये तो भगोड़ा ऑल्टरनेटिव था, बहुत कहा लोगों ने भगोड़ा है, तो भाग गया। ठीक है, नहीं भगोड़ा उसको उनके राइवल्स ने जरूर करार कर दिया। लोगों ने भगोड़े की नजर से नहीं देखा, लोगों ने जो 49 डेज का उनका रूल देखा उसको पॉजिटिवली लिया। कई चीजें थी जिसकी वजह से इनकी काफी हंसाई भी हुई लोगों के बीच में, और लोगों ने उस चीज को अप्रूव नहीं किया, लेकिन जो थोड़ा बहुत शुरुआत इन्होंने की वो पॉजिटिव थी उस वक्त भी, और लोगों ने सोचा कि इसको थोड़ा एक मौका देके देखा जाए। नहीं, एक बात जो बीच में आई है वो ये कह रहे हैं कि लोगों ने लेसन दिया है, कुछ गलतियां हुई हैं। आतिफ रशीद भी ये कह रहे हैं कुछ गलतियां हम लोगों से हुई है जिसकी वजह से ये रिजल्ट आया। मैं जानना चाहूँ किस तरह की गलतियों की बात है? गलतियां तो बीजेपी की तरफ से हुई। बीजेपी, आतिफ साहब ने जिसकी तरफ इशारा किया, वो अवश्य कार्यकर्ता है पार्टी के, तो वो खुल के कह नहीं सकते हैं, लेकिन जो ओवर कॉन्फिडेंस और एरोगेंस बीजेपी में आ गया था। अभी हमने सुना कल ही शायद आरएसएस हेडक्वार्टर में इनके कई सीनियर मंत्रियों को, जिसमें स्मृति ईरानी है, निर्मला सीतारमण है, बुला के ये पूछा गया है कि स्मृति ईरानी को इस वजह से एक्सप्लेनेशन देना पड़ा कि उनके बारे में शिकायत थी कि उनका एटीट्यूड लोगों को पसंद नहीं आ रहा है। निर्मला सीतारमण ने जो भाषा यूज की अरविंद केजरीवाल के लिए, उस पर उनसे सफाई मांगी गई। चोर तक उन्होंने यूज किया तो उस पर सफाई मांगी गई। तो ये एक एरोगेंस, ये एक ओवर कॉन्फिडेंस, और दूसरा ये मान के चलना कि हमें चूंकि 8 महीने पहले यहाँ पे इतनी बड़ी जीत मिली है तो लोग तो हमें देंगे ही देंगे। वही गढ़ वाली बात, ये टेकन फॉर ग्रांटेड लोग अब नहीं अपने आप को लेने देना अलाउ करेंगे, और ये हर पार्टी को समझना होगा। बड़ी अच्छी बात कही पुनिया ने कि अब कोई भी जगह किसी का गढ़ नहीं है, कोई भी किसी पार्टी किसी वोटर्स को टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकती है। लोग देख रहे हैं, एक को आजमाते हैं, लगता है ये अच्छा नहीं है तो दूसरे की तरफ चले जाते हैं। यही इंडियन डेमोक्रेसी की खूबी है। यहां वक्त हो गया ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो चलेंगे आतिफ रशीद के पास। लेते हैं एक ब्रेक। 5 पंजे 30। दिमाग तो हवाई जहाज है तेरा। ना रॉकेट। हाँ रॉकेट। राकेश जी कहाँ? अम्मा खेत में आई है। जा रख ले। मुन्नी बीमार जो होने वाली है। बीमार? खुले में पखाना करेगी, उस पर मंडराएंगी मक्खियाँ, फिर वही मक्खियाँ तेरे बनाए खाने को आलूदा करेंगी और मुन्नी को बीमार। घर में बैतुल खला बनवा और इस्तेमाल कर। स्वच्छ भारत मिशन, एक कदम सफाई की तरफ। जहाँ सोच वहाँ बैतुल। किंग आयुर्वेदिक तेल जो बना है 16 खास आयुर्वेदिक तत्वों से, रखे मेरे बालों का ख्याल और बाल रहे लंबे, काले और घने। केश किंग, द किंग ऑफ हेयर ऑयल। क्या हुआ दुल्हन, इतनी खांसी? रुक जाओ दुल्हन, क्या बात है? कुछ भी नहीं। साफ साफ बताओ। मुझे टीबी है। टीबी? हाँ। और मुझे नहीं बताया? अम्मी जान, मैं खौफजद थी कि आप मुझे वापस मैके ना भेज दें। जाना तो तुम्हें होगा ही, मगर मैके नहीं, डॉट सेंटर। अरे टीबी भी कोई ऐसा मर्ज है जिसे छुपाना पड़े? अम्मी जान। पगली कहीं की। टीबी छूने, साथ खाना खाने या साथ रहने से नहीं फैलता। टीबी मरीज को जरूरत है आपके प्यार और डॉट्स के मुकम्मल कोर्स की। टीबी से दूर रहें, टीबी के मरीज से नहीं। इंसान की पहचान कर्मयोगी और ज्ञान योगी होने से होती है।
ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर खैर मकदम है। ब्रेक में जाने से पहले पूर्णिमा त्रिपाठी ये बता रही थी कि अब जो वोटर है वो कहीं ना कहीं बहुत चूजी हो गया है, बहुत सोच समझ के फैसला लेता है। एक बार अगर किसी पार्टी को आजमाता है और वो पार्टी पूरा नहीं उतरती है, पूरे तौर से उनके सपनों को साकार नहीं कर पाती है, वादों को पूरा नहीं कर पाती है, तो उसको वोटर डंप कर देता है, दूसरी पार्टी की तरफ चला जाता है। और ऑल्टरनेटिव चूंकि अब अवेलेबल है, ये हम लोगों ने देखा नेशनल इलेक्शन में कि बीजेपी को सिर्फ ऑल्टरनेटिव के तौर पर वोटर्स ने वोट दिया। कांग्रेस से लोग अपना पीछा छुड़ाना चाहते थे, उसको सजा देना चाहते थे, बीजेपी के पास आए और दिल्ली में वही रिपीट हुआ कि बीजेपी को लोग अल्टरनेटिव के तौर पर नहीं देख रहे थे, कांग्रेस रेस में नहीं थी, तो आम आदमी पार्टी को इन लोगों ने वोट दिया। हमारे साथ बीजेपी के लीडर आतिफ रशीद साहब मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आतिफ साहब, अब तो ये पार्टी जीत के आ गई है, आम आदमी पार्टी जीत के आ गई है। आम आदमी पार्टी का पूरा जो 5 साल का है रूल, जैसे मोदी जी को 5 साल से पहले कुछ नहीं हो सकता, जाहिर सी बात उनके पास बहुत बड़ा मैंडेट है, उससे भी बड़ा मैंडेट इनके पास है, 5 साल तक इनको रहना है। अब कहीं ना कहीं आप दोनों का साथ रहना है, ये बिल्कुल तय है। तो मिलजुल करके रहेंगे या कोऑपरेट करेंगे या नहीं करेंगे? जिस तरह की बॉडी लैंग्वेज थी नरेंद्र मोदी की जब केजरीवाल उनसे मिलने गए, तो उसमें बहुत कुछ छिपा था, लग रहा था कि केजरीवाल के रास्ते बहुत आसान नहीं है। क्या कहिएगा आप? फैसल भाई, बॉडी लैंग्वेज कैसे पढ़ ली आपने? मुझे तो ये सारे मीडिया ने पढ़ी है, उस पर एनालिसिस आई है। मैं तो एक बात बता रहा हूँ, देखिए जब वो बराक ओबामा से मिले तो कैसे मिले, जब अंबानी के यहाँ मिले तो अंबानी से मिलते हैं तो कैसे मिलते हैं, और कल ही जब मेरी बात सुन लीजिए, जब प्रेसिडेंट मिले उनसे तो कैसे मिले? फैसल भाई एक मिनट, फैसल भाई देखिए ऐसा है जी कि प्राइम मिनिस्टर ने जैसे ही रुझान आने शुरू हुए, केजरीवाल साहब को फोन करके अपनी मंशा जाहिर, वो तो रिचुअल है, एक्चुअल में क्या होगा असल क्या वो पता, ठीक है जी। देखिए मेरी बात सुनिए, प्राइम मिनिस्टर साहब ने अपनी मंशा क्लियर स्पष्ट जाहिर कर दी है जी। और प्राइम मिनिस्टर साहब जब अपना इलेक्शन का कैंपेन चला रहे थे दिल्ली में जी, दिल्ली चले मोदी के साथ का नारा दे रहे थे, तो साथ साथ ये भी कह रहे थे कि अगर किसी और की सरकार होगी तो ऐसा नहीं है कि हम सहयोग नहीं करेंगे। उत्तर प्रदेश में हम सहयोग कर रहे हैं ना, हम जहां पर हमारी सरकार नहीं है उन राज्यों से कोई हमें शिकायत अगर नहीं, लेकिन यहाँ पे बिहार में भी कर रहे हैं, जरा पूछा आतिफ साहब से, सहयोग कर रहे हैं, बिहार में भी कर रहे हैं, बिहार में भी सहयोग कर रहे हैं मांझी जी के साथ, क्या बात कर रहे हैं, जरा तो हमें दिख रहा है। आतिफ साहब, दिल्ली की बात और सेंटर की बात का जो रिलेशन वो डिफरेंट है मुलायम सिंह यादव की उत्तर प्रदेश से या नीतीश के बिहार से। इसलिए दिल्ली का जो स्टेट है वो बहुत, मेरी बात सुन लीजिए, दिल्ली बहुत डिपेंडेंट है, फुल स्टेटहुड नहीं है उसके पास, लॉ एंड ऑर्डर नहीं है उसके पास, अर्बन डेवलपमेंट नहीं है उसके पास, तो ऐसे में बोल लेंगे हम तो लोग ठीक रहेगा। ठीक है, देखिए फैसल भाई ऐसा है जी, बोलिए कि दिल्ली को जो सहयोग केंद्र से चाहिए जी, जो व्यवहारिक सहयोग है, वो मैंने अभी आपसे पहले कहा कि दिल्ली का जो मैंडेट है बहुत उम्मीदों भरा मैंडेट है, बहुत उम्मीदों भरा। यही तो जानना चाह रहे हैं कि आप लोग उसको ना उम्मीदी में ना बदल दें। आतिफ साहब से ये पूछ लें वो क्या सहयोग देंगे, सेंटर में है, जिम्मेदारी है उनकी। इरफानुल्लाह साहब पूछ रहे हैं कि आप उसमें क्या मदद कीजिएगा उन उम्मीदों को पूरा पहल आप क्या करेंगे? पहल मोदी जी क्या करेंगे? सबका साथ सबका विकास, मोदी जी क्या पहल करेंगे वो बताएं। उनको बोल लेंगे जी, बोलिए। मैं बोल लूं अगर अपनी बात तो फिर आप लोग। हाँ बोलिए प्लीज। देखिए इरफान भाई ऐसा है कि जो व्यवहारिक सहयोग है वो केंद्र सरकार हर हाल में देगा और हर हाल में देगा। और आप ये सोचें कि कोई ऐसा सहयोग आप प्रधानमंत्री जी से अपेक्षा करें तो देखिए साहब, आपने अपना इलेक्शन मैनिफेस्टो प्राइम मिनिस्टर से तो पूछ के बनाया नहीं था। 15 लाख सीसीटीवी कैमरे लगाने हैं, उनका बजट आपको तय करना चाहिए था। हमने पब्लिक से पूछ के बनाया था। ये सोचना चाहिए था आप फ्री पानी देंगे तो दिल्ली में अपनी कोई नहर नहीं है, कोई अपने झरने नहीं है, दिल्ली के पास अपना पानी कहां से आएगा? हरियाणा से लेंगे, अपना पानी नहीं है। देखिए एक मिनट मेरी बात तो हो जाए पूरी, फिर आप कह लीजिएगा अपनी बात जी, बोलिए। दिल्ली में बिजली पैदा करने का कोई तरीका नहीं है। कहां से आप फ्री वाईफाई देंगे? कहां से आप बिजली के दाम आधे करेंगे? अगर आप ये सोचें कि केंद्र सरकार सब कुछ दिल्ली को दे दे तो केंद्र सरकार पर और राज्यों की भी जिम्मेदारी है। नहीं, जो हमेशा देते आई है केंद्र सरकार वो जरूर देगी सहयोग, आप उसके लिए निश्चिंत रहें। मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे कि पानी को मत बांटिए, पानी तो सबका है, कुदरती पानी है, सब जो सब कुछ मिल रहा है पूरे देश को,
पानी किसी का बनाया हुआ नहीं साहब, पानी पे सीलिंग नहीं होनी चाहिए, पानी तो सबका है, बहता जल सबका होता है, उसी को तो रिस्टोर करना है, उसी को प्रिजर्व करना है, कुदरत का दिया हुआ पानी है, उसका वेस्टेज हो रहा है। पानी तो आने दीजिए, कह रहे हैं इरफानुल्लाह साहब कह रहे हैं। देखिए मैंने क्या कहा आपसे जी, हम अगर जो पानी आज से 2 महीने पहले मिल रहा था उस पानी को अगर हम रोकें तो हम जिम्मेदार हैं। जो पानी आज से 3 महीने पहले मिल रहा था वो पानी मिलेगा, हर हाल में मिलेगा आपको। मुनक नहर से जो समझौता प्राइम मिनिस्टर ने करा है दिल्ली के लिए वो समझौता लागू होगा जी। लेकिन आप ये तो बताइए इरफान भाई, ओखला में आप भी रहते हैं, मैं भी रहता हूं, गफ्फार मंजिल में, हाजी कॉलोनी में, नूर नगर में, जहां पे अभी पाइपलाइनें नहीं बिछी हैं, वहां पानी कैसे पहुंचाएंगे आप? हाँ, पहले पाइपलाइन चलिए सही बात है। एक बहुत अच्छी बात इन्होंने कही कि आतिफ साहब ने एक बात कही कि आपने मैनिफेस्टो तो बिहार में कैसे नरेंद्र मोदी से पूछ के मैनिफेस्टो नहीं बनाया था। ठीक है, बिल्कुल सही बात। पानी पहुंचाएंगे आपने प्राइम मिनिस्टर से पूछ के मैनिफेस्टो नहीं बनाया था। खेतान जी कह रहे हैं और जी, दूसरी बात यह कि आपने जब मैनिफेस्टो बनाया तो उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी रखी जो अपरेंटली ये लगता है कि शायद उसको पूरा करना बहुत मुश्किल होगा। जैसे ये बात कर रहे थे अरविंद केजरीवाल की वाटर हार्वेस्टिंग करेंगे और वाईफाई लगाएंगे, उसमें बहुत ज्यादा खर्चा नहीं है। ये सारे जो वादे आप लोगों ने किए हैं, क्या लगता है कि कहीं ना कहीं आपने भी थोड़ा ज्यादा सपने बेच दीजिए? जब पहले भाजपा ने बेचे, उसके बाद आम आदमी ने ये सपने दिखाने शुरू किए। देखिए फैसल भाई, मैं एक बात तो आपको वाजे कर दूं इस आपके चैनल के जरिए, आपके पास आता हूं आतिफ साहब, कि अरविंद केजरीवाल साहब ने, आम आदमी पार्टी ने सब्ज बाग बिल्कुल नहीं दिखाए और कोई झूठा वादा नहीं किया है। हमने दिल्ली डायलॉग के नाम से पिछले 4 महीने से पब्लिक के बीच में जाकर पूरा ब्लूप्रिंट रखा है। किस तरह से बजट आएगा, कहां से पैसा आएगा, किस तरह से हम उसको अवेल करेंगे, किस तरह से हम चेक एंड बैलेंस करेंगे, किस तरह से हम जहां जहां लीकेज चीजें रोकेंगे। इरफानुल्लाह साहब की बजट से 4 गुना ज्यादा की बातें आपने वादा कर लिया है, कहां से पैसा आएगा? आतिफ साहब जब पूछ रहे हैं कि जाहिर सी बात है कि केंद्र की सरकार है, उसको पूरे सारे स्टेट्स को बजटरी एलोकेशन जो है वो करना है, सिर्फ दिल्ली नहीं है उसके पास, और दिल्ली के पास जो अपना रेवेन्यू का सिस्टम है उससे उतनी चीजें पूरी नहीं हो पाएंगी, कहां से लाएंगे पैसे? नहीं, देखिए जो दिल्ली का कंपोजिशन है उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का बजट बहुत अहमियत रखता है, चाहे वो डीडीए हो, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर के लिए हो, चाहे वो अर्बन डेवलपमेंट का बजट हो, तो हम समझते हैं कि सेंटर को तो मदद करनी ही पड़ेगी, मदद करनी पड़ेगी। लेकिन आप एकदम चांद सितारे तोड़ के लाने की बात कीजिएगा तो कैसे मुमकिन है? नहीं, देखिए हमने कहा है कि 20,000 लीटर पानी हम देंगे 1 साल में। उन्होंने कहा कि गफ्फार मंजिल में अभी पाइपलाइन नहीं है, आप पानी की बात कर रहे हैं। नहीं, जो एग्जिस्टिंग पाइपलाइंस हैं उसकी बात हमने की थी, लेकिन जहां जहां पाइपलाइन नहीं पहुंची है वहां पानी पहुंचाने का वादा है और पानी पहुंचाएंगे। वो सबसे बड़ी समस्या है इस दिल्ली की कि 70% आबादी अनऑथराइज्ड कॉलोनीज में बगैर पीने के पानी की है। वही तो सब कुछ है, उसी को तो पहुंचाना पड़ेगा और उसे करना पड़ेगा। लेकिन देखिए वेस्टेज बहुत है पार्टी का, पानी का दिल्ली के अंदर, और दिल्ली के अंदर माफिया बहुत सक्रिय है। माफिया बहुत बड़ा काम है, माफिया राज को खत्म करने का काम करना पड़ेगा जल बोर्ड से, और जल बोर्ड का जो पानी वेस्टेज है पहले उसको दुरुस्त करना पड़ेगा। मैं समझता हूं उसी से सब कुछ ठीक हो जाएगा। जी आतिफ कहिए, बोलिए। देखिए 75% लोग दिल्ली में ऐसे हैं जिनके यहाँ पानी की लाइन नहीं है, जिनके यहाँ बिजली पानी का मीटर नहीं है। ये मान रहे हैं इस बात को, और हम उसके लिए जिम्मेदार नहीं है, वो केजरीवाल जी, और उसके लिए हम जिम्मेदार नहीं है। ये कह रहे हैं कि ये जिम्मेदारी इनकी नहीं है, जिम्मेदारी आपकी या कांग्रेस की है। फैसल भाई मेरा सिर्फ इतना कहना है कि केंद्र सरकार जो मदद हमेशा करती आई है, केंद्र सरकार अगर 1 करोड़ रुपया दिल्ली को देती आई है तो 1 करोड़ देगी। आप ये कैसे अपेक्षा कर लेंगे कि आप 5,000 करोड़ ले लेंगे उससे केंद्र सरकार से? केंद्र सरकार 1 करोड़ देती है तो 1 करोड़ का 1.5 करोड़ देती है। देखिए बजट का वॉल्यूम हर साल बढ़ता है, हर बजट में बढ़ता है, वो बढ़ाना पड़ेगा। प्रोपोर्शनेट बढ़ता है ना, ऐसा नहीं है कि उसे बढ़ाना पड़ेगा। हाँ, पूर्णिमा कुछ कहना चाह रही है, उसे बढ़ाना पड़ेगा। आपके पास वापस आएंगे, पूर्णिमा त्रिपाठी कुछ कहना चाह रही है। देखिए एक चीज ऐड कर दूं इरफानुल्लाह साहब, जनता को भी अब रियलिटी चेक एक लेना होगा और आम आदमी पार्टी को भी एक रियलिटी चेक लेना होगा, क्योंकि अभी इनके सरकार की स्वेरिंग इन भी नहीं हुई है। और मैं कहीं सुन रही थी आशीष खेतान है इनकी पार्टी के नेता, वो कह रहे थे कि हमने फ्री वाईफाई जरूर कहा है लेकिन वो घरों के अंदर तक पहुंचेगा हमने ये नहीं कहा है। तो रीडिंग बिटवीन द लाइंस अब ऑलरेडी शुरू हो गई है और वो ये लोग भी कर रहे हैं और हमें भी एज जनता हमें भी करना पड़ेगा। तो वो जो बिल्कुल जैसा इन्होंने कहा है वैसा कर ही देंगे, ये मेरे को नहीं लगता है संभव होने वाला। यानी आप ये कह रही हैं कि 20 लीटर हमारी इरफान भाई जी हमारी आपको शुभकामनाएं हैं, हम चाहते हैं आप ऐसा ही करें और इस करने में आपको व्यवहारिक रूप से हमसे जो सहयोग चाहिए
हम वो हर सहयोग आपके साथ करेंगे। आतिफ भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मोदी जी ने कहा था कि वर्ल्ड क्लास सिटी बनाएंगे, हम भी कह रहे हैं वर्ल्ड क्लास सिटी बनाएंगे, उसका अलग से बजट रखना पड़ेगा। आतिफ साहब, बातचीत चल रही थी कि दिल्ली को स्मार्ट सिटी बनाएंगे, बहुत सारी सिटीज की बात हुई, दिल्ली को भी स्मार्ट सिटी की बात करेंगे, लेकिन जब हम इलेक्शन के दौरान घूम रहे थे, बहुत सारी ऐसी जगह, कोंडली हो जाए या ओखला का गफ्फार मंजिल हो जाए, और बहुत सारे ऐसे एरियाज में गए जहां पानी पहुंचाना एक बहुत बड़ा काम है। दिन भर लोग बैठे रहते हैं पानी के लिए ड्रम लेकर के, उसके बाद पानी की ट्रक शाम में आती है या कभी नहीं आती है, और फिर उन जगहों से अपने अपने झोपड़ियों तक, अपने अपने घरों तक ले जाने में 1.5-2 घंटे का वक्त लगता है पानी का। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि जब स्मार्ट सिटी आप लोग बना लीजिएगा, अगर मोदी जी का सपना साकार हुआ, दिल्ली स्मार्ट सिटी बन गई, तो क्या फिर मोबाइल फोन पे पानी डाउनलोड कर लेंगे? क्या होगा, कैसे होगा? देखिए, मैं एक बात बताता हूं फैसल भाई, हमारे प्रधानमंत्री ने कहा कि 2022 तक हम जहां झुग्गी होगी वहां मकान देंगे। बिल्कुल। हमारे भावी मुख्यमंत्री आदरणीय केजरीवाल जी ने उस पर ऑब्जेक्शन करा कि 7 साल तक क्या बिना मकान के रहेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि केजरीवाल जी के पास कोई ऐसा प्रोग्राम है, कोई ऐसा प्लान है कि एक ही महीने में झुग्गियों के बदले मकान बना के दे देंगे। इनके प्लान तो छोड़िए, मैं आपका प्लान जानना चाह रहा हूं कि स्मार्ट सिटी की जो बात हम लोग करते हैं, स्मार्ट सिटी बन जाएगा तो क्या मोबाइल फोन पे पानी आ जाएगा? जब पाइपलाइन नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है, बजट देना पड़ेगा, पानी के रिजर्वर नहीं है। देखिए इरफान भाई, बजट हर तरीके से देगा केंद्र सरकार, आपको हर तरीके का बजट देगा, लेकिन देखिए जो मैं आपको कहना चाह रहा हूं, आप उस बात को समझना ही नहीं चाह रहे, जो जनता आपको अभी 2-3 महीने में समझाने लगेगी। जनता को अपेक्षा ये है कि 14 फरवरी को केजरीवाल जी जिस वक्त मुख्यमंत्री की शपथ ले लेंगे, उसके बाद से हम जो पंखा चलाएंगे, जो टेलीविजन चलाएंगे, उसका खर्चा आधा हो गया। जनता को अपेक्षा यह है कि अब मैं अपने घर पे प्रतिदिन इतना फ्री लीटर पानी पीऊंगा। जनता को अपेक्षा यह है कि अब मेरे यहां हर रोज हर दूसरे दिन, तीसरे दिन एक स्कूल बनेगा। जनता को अपेक्षा यह है कि अब मैं जो 255 और 355 का मोबाइल रिचार्ज कराता हूं नेट का, वो अब फ्री मिलेगा। अब आप बता रहे हैं कि आपके 3 MLA वहां क्या करेंगे असेंबली में, किस तरह का अपोजिशन करेंगे? हमारे साथ कांग्रेस के लीडर बैठे हैं प्रणव जी। प्रणव जी, एक बात जो आतिफ साहब कह रहे हैं, मेरी बात सुनिए कि ये बात जो कह रहे हैं कि अब जनता ये चाहेगी कि बिजली का बिल वाकई आधा हो जाए, पानी तुरंत घर पे आने लगे, जितने नलके हैं उनसे पानी आए, वाईफाई पहुंचे, सारी चीजें हों। और इन लोगों ने भी बहुत बढ़ के वादे किए। पूर्णिमा ये बता रही है कि आशीष खैतान ने अभी से कहीं ना कहीं थोड़ा यू टर्न ले लिया है कि भाई हमने वाईफाई की बात तो जरूर की थी, लेकिन घरों तक वाईफाई पहुंचेगा ये तो हमने नहीं कहा था। क्या लगता है? जो भी एक थोड़ा सा यू टर्न ले लिया है जी, ये देखिए किसने? चलिए, तो आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि क्या आपको लगता है कि इनके चैलेंजेस बहुत ज्यादा हैं, जितने वादे इन्होंने किए हैं वो पूरे शायद नहीं कर पाएंगे? फैसल भाई, मैं उसी परिप्रेक्ष्य में कहना चाह रहा था, ये लोग आपस में बात कर रहे थे दोनों, तो मुझे लगा कि कुछ इन्फॉर्मेशन है जो दोनों के सामने लाना जरूरी है। वो ये कि लगभग 40,000 करोड़ का वो है बजट है, दिल्ली का बजट है, और जिसमें से 5,000 करोड़ जो है उसमें 2,500 करोड़ पुलिस के लिए जाता है और 2,500 करोड़ लगभग जो है वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी को जाता है। 35,000 करोड़ जो है वो दिल्ली खुद यूटिलाइज करती है उसको। और जो इसमें सबसे बड़ा मुद्दा है इनके चुनावी प्रॉमिसेस में, वो है पानी का जो मुद्दा है। तो दिल्ली में हर हाउस होल्ड में पानी पहुंचाने के लिए लगभग 15,000 किलोमीटर का पाइपलाइन चाहिए, जिसमें से 11,000 किलोमीटर पाइपलाइन जो है वो बिछा हुआ है, यानी 4,000 किलोमीटर अभी भी चाहिए। और पिछले 1 साल में 1 मीटर भी जो है पाइपलाइन नहीं बिछा है, ये अस्थिरता के कारण जो है। तो चैलेंजेस जो है क्या है कि लॉसेस का 45% जो है ट्रांसमिशन में जो लॉस होता है पुराने पाइप के कारण जो है वो पानी एक जगह से रिस जाता है और वो चोरी है। तो जो ये चुनौतियां इनके पास बहुत है। अब जैसे मैं देख रहा था इनके प्रोमिसेस में, देख रहे अभी आपके रिपोर्ट में भी था कि हर तीसरे दिन जो है एक स्कूल खुलना चाहिए दिल्ली में, हर 100वें दिन एक कॉलेज खुलना चाहिए, हर दूसरे मिनट एक सीसीटीवी जो है वो इंस्टॉल होना चाहिए। और अभी मतलब आलोचना करना अच्छा नहीं लगेगा, और मेरे ख्याल से समय देना चाहिए हर सरकार को, कम से कम 6 महीने तो जरूर देना चाहिए। नहीं, हम लोग 9 महीना भी दिया लेकिन कुछ हुआ नहीं है। तो मैं जहां केजरीवाल जी की बात है, अब तो
अजीब सा लगा कि वो उनके पास चले गए वेंकैया नायडू जी के यहाँ की हमें लैंड का जो है मसला हमें दे दीजिए, दिल्ली सरकार को अधीन कर दीजिए, या फिर वो कह रहे हैं भाई प्रोएक्टिव है ना, पहले ही से शुरू हो गए काम में, उनको मालूम है, उनका विजन है कि हमको ये करना है, तो लग गए काम पे, तो खाली वक्त को यूटिलाइज किया। तो सरकार बनने के बाद बहुत सी चीजें प्रायोरिटीज दूसरी तय हो जाती है। जरूरी है कि गवर्नेंस को गवर्नेंस की तरह से जो रियलिस्टिक है, सबसे पहले क्या अचीव किया जा सकता है, किससे लोगों को सबसे पहला राहत दिया जा सकता है। आपको सीधा सवाल, क्या ये पानी सारे लोगों को पहुंचा पाएंगे 20,000 लीटर, और बिजली और वाईफाई दे पाएंगे? 3 बड़े मुद्दे हैं। मैं पहली प्रतिक्रिया तो मेरी शुभकामनाएं, मैं चाहूंगा कि लोगों जिनको चाहेंगे दिल से या नहीं चाहेंगे, बिल्कुल, क्योंकि ये चाहेंगे, क्योंकि ये लोगों की अच्छाई है, तो आप 20 साल और नहीं आइएगा, क्योंकि ये शहर की जरूरत है। ये सही सियासत की बात नहीं है, ये पर्सनल राजनीतिक फायदे नुकसान की बात नहीं है, ये इससे लोगों का भला होता है। चलिए मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जिस तरह की बात जो आतिफ साहब बोल रहे हैं, बिल्कुल सही बात कर रहे हैं, रियलिस्टिक बात कर रहे हैं, पॉलिटिक्स नहीं है, रियलिस्टिक बात कर रहे हैं कि भाई जाहिर सी बात है, जो टंग इन चीक मैं समझ रहा हूं जो वो कहना चाह रहे हैं कि एक राइवल पार्टी की सरकार को हम उतना ही करेंगे जो है, उससे आगे बढ़ के नहीं करेंगे। प्रोएक्टिव होकर के सेंट्रल गवर्नमेंट जो है दिल्ली गवर्नमेंट को सपोर्ट नहीं करेगी, प्रोएक्टिव नहीं होगी और आउट ऑफ बॉक्स कुछ उसके लिए करना नहीं चाहेगी। ऐसी सिचुएशन में जो दिल्ली के बड़े बड़े वादे हैं, जो बातें इन्होंने की, वो ट्रेडिशनल तरीके से नहीं पूरे किए जा सकते, उसके लिए आउट ऑफ बॉक्स और या कुछ और बड़ा करना होगा। क्या लगता है, क्या आम आदमी पार्टी कर पाएगी? आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग की जो बात आप कर रहे हैं, वो अभी तक के इनका जो डिस्कोर्स है उसमें हमें नहीं दिखाई दिया है। अभी थोड़ा मैंने सुना, वो मनीष सिसोदिया कहीं कह रहे थे कि मेरे को और अरविंद को कटोरा लेके भी निकलना पड़े तो हम निकलेंगे स्कूल और कॉलेज और हॉस्पिटल बनाने के लिए। तो अब कटोरा लेके स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल बनाएंगे, बहुत ज्यादा रियलिस्टिक लगता नहीं है, प्रैक्टिकल नहीं लगता है। प्रैक्टिकल नहीं है। हम धीरे धीरे देखेंगे कि ये कैसे करते हैं। अभी जुम्मा इनको 2-4 दिन हुए हैं, जीते हुए अभी सरकार भी नहीं बनी है, इसलिए क्रिटिसाइज हम नहीं करेंगे, लेकिन इनके वादे ये मैच्योरिटी और थोड़ा रियलिज्म के साथ पूरा करे। जनता ये चाहेगी। मुझे नहीं लगता है जनता इतनी इमेच्योर है कि वो कल के कल वाईफाई चाहेगी, कल के कल वो चाहेगी कि उनके बिजली के बिल आधे हो जाए। धीरे धीरे करें, एक एक करके अपने वादों पे काम करें, लोग मेरे ख्याल से उतने से ही संतुष्ट हो जाए, लोग उतने से ही संतुष्ट हो जाएंगे। नहीं, हमारे लोगों की बड़ी छोटी छोटी सी आकांक्षाएं होती हैं, एस्पिरेशन बड़े छोटे होते हैं। आप कहीं पे सड़क पे जा रहे हैं तो आप कायदे से सेफली अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएं, आपका बच्चा अच्छे स्कूल में पढ़ पाए, आप कहीं हॉस्पिटल में सरकारी अस्पताल में जाएं तो आप अंदर घुसे और दवाइयां मिले। ऐसा नहीं कि जैसे हम आए दिन देखते हैं कि फुटपाथ पे बच्चा पैदा हो गया। ये इस तरह के वाकये ना हो, लोग बस इसी से छुटकारा मिल जाए तो शायद वो खुश रहेंगे। वो कोई नहीं चाहता है कि आप आज आइए और कल उनको नहीं चांद तारों पे बिठाइए, लेकिन आप धीरे धीरे करके वायदे पूरे करिए। एक स्मार्ट सिटी मत भी बनाइए, लिवेबल सिटी बनाइए, जहां की एक डिग्निटी ऑफ लाइफ के साथ लोग रह सके। नहीं, देखिए साहब ने जैसे कहा कि जो एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो एग्जिस्टिंग हमारे स्कूल्स हैं, अस्पताल हैं, वो तो बेहतर हो जाएंगे, देखिएगा फौरन बेहतर हो जाएंगे, जो हुए थे 49 दिन में। लेकिन जहां तक 20 कॉलेजेस खोलने की बात है, हमने बार बार कहा है कि चलिए यहाँ पे वक्त हो गया ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो जानने की कोशिश करेंगे जो 20 कॉलेजेस की बात है और स्कूल्स की बात है, हॉस्पिटल्स की बात है, उन सारी चीजों के लिए जमीन और दूसरी चीजें कहां से आएंगी। यहाँ वक्त हो गया है ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, इन चीजों पर चर्चा जारी रहेगी। लेते हैं ब्रेक। एक तरफ कोई देश की इज्जत के लिए जान दे रहा है, तो दूसरी तरफ कोई देश की इज्जत को नीलाम कर रहा है। एक तरफ कोई हमारी संस्कृति की परवरिश कर रहा है, तो दूसरी तरफ कोई उस संस्कृति का अपमान कर रहा है। एक तरफ कोई इस देश के नाम पर कालिख लगा रहा है, तो दूसरी तरफ कोई मेहनत और ईमानदारी से उसी नाम को संवार रहा है। आप किस तरफ हैं? देश का सर झुकाने की तरफ या फक्र से उसे उठाने की तरफ? गर्व कीजिए अपने भारतीय होने पर। टेक प्राइड इन बीइंग एन इंडियन। किंग आयुर्वेदिक तेल जो बना है 16 खास आयुर्वेदिक तत्वों से, रखे मेरे बालों का ख्याल और बाल रहे लंबे काले और घने। केश किंग, द किंग ऑफ हेयर ऑयल।
ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर खैर मकदम है। हमें याद है कि पिछली बार जब सरकार गिरी थी आम आदमी पार्टी की, तो उसका सबसे बड़ा मुद्दा था जिसकी वजह से, और वो बिल पास नहीं हो पाया था जन लोकपाल का, उसी को लेकर के वो सरकार गिर गई थी। अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा दे दिया था और उस वक्त ये बात जाहिर सी बात है कि उस वक्त इनकी मेजोरिटी नहीं थी हाउस में। अब इनकी मेजोरिटी क्या, बिल्कुल 70 में 67 सीट इनके पास है। इरफानुल्लाह साहब से जानना चाहूंगा कि इरफानुल्लाह साहब क्या उम्मीद करें कि जन लोकपाल अपने उसी शक्ल में जिसमें अन्ना चाहते थे आ पाएगा? देखिए, कब तक आएगा? देखिए, हमने आवाम को ये बात, या आप लोग इस पे भी यूटर्न ले रहे हैं? नहीं, हमने यूटर्न नहीं लिया उस पर, हम कहीं यूटर्न नहीं लेंगे। आवाम ने इस बात को समझ लिया कि 49 दिन की अच्छी सरकार सिर्फ उस मुद्दे पर चली गई और उस पर अड़ियल रुख था दोनों पार्टियों का। असेंबली के अंदर दोनों पार्टियों ने मिलकर, कांग्रेस और बीजेपी ने मिलकर वोटिंग हमारे खिलाफ किया। अब तो उसके बाद नहीं, उसके बाद वोटिंग हमारे खिलाफ किया। आज जनता अच्छी तरह से जानती है कि कोई भी बिल अगर हम लाएंगे तो बगैर होम मिनिस्ट्री के, बगैर अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के, बगैर प्रेसिडेंट की असेंट के, बगैर सेंटर की मदद के हम नहीं ला सकते। ये बात उस वक्त नहीं मालूम थी? नहीं, उस वक्त हमें मालूम थी, लेकिन पब्लिक को ये बात नहीं मालूम थी। हमने रिक्वेस्ट की थी होम मिनिस्ट्री से। पब्लिक को जानबूझ के बताई नहीं हमने। अब हमने देखिए, आज की तारीख में अगर नरेंद्र मोदी साहब ये कहते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट ये कहती है कि करप्शन फ्री इंडिया चाहिए, तो मजबूत लोकपाल तो लाना ही पड़ेगा। ये सबसे बड़ा इम्तिहान मोदी सरकार का है कि वो हमारी कितनी मदद करते हैं इस लोकपाल को लाने में। हम पूरी तरह से वचनबद्ध हैं। हम वादा है हमारा कि हम मजबूत लोकपाल लाएंगे, लोक आयुक्त बनाएंगे ताकि करप्शन फ्री दिल्ली दे सकें। अब ये तय करना है मोदी जी को कि करप्शन फ्री भारत चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, ये इम्तिहान उनका है। चलिए आतिफ साहब, आपने सुना इरफानुल्लाह साहब ये कह रहे हैं कि हम तो इसके लिए एकदम वचनबद्ध हैं, बिल्कुल मेरा हम लोगों का कमिटमेंट है जन लोकपाल के लिए। अब आपका इम्तिहान है कि भारतीय जनता पार्टी उस पर किस तरह से कोऑपरेट करती है। और दूसरा सवाल ये कि आप लोगों ने कहा था इलेक्शन में जाने से पहले कि दिल्ली को स्टेटहुड की बात, आप लोगों ने कहा था कि हम दिल्ली को स्टेटहुड देंगे। अब आपकी पार्टी तो हार गई, तो क्या उस पर आप यू टर्न लीजिएगा? आप मेरी बात जरा सुने जी। एक तो अभी मोहतरमा पहले कह रही थी कि स्टेप बाय स्टेप अगर दिल्ली की जन आकांक्षाओं को पूरा करें। मेरी आवाज आ रही है? हाँ, बिल्कुल। कि दिल्ली की जन आकांक्षाओं को, अपने वादों को अगर स्टेप बाय स्टेप पूरा करें जी, तो भी अच्छा है। मैं आपको एक बात याद दिलाना चाह रहा हूं, इरफान भाई को भी और मोहतरमा को भी, कि एक तो पूर्णिमा त्रिपाठी हैं, आशीष खेतान जी ने कहा है कि, हाँ पूर्णिमा जी, मैं माफी चाहता हूं, मैं नाम भूल गया था। अभी लेटेस्ट आशीष खेतान जी ने कहा है कि वी आर गोइंग टू फुलफिल आवर 2 promises विद इन 72 hours, बिजली एंड पानी जी। ठीक है, एक बात। दूसरी बात ये, अरविंद केजरीवाल जी का आप इलेक्शन कैंपेन उठाकर देखिए। इलेक्शन कैंपेन में उन्होंने ये नहीं कहा, उन्होंने पूरे इलेक्शन कैंपेन में ये कहा कि हमने 49 दिनों में ये कर दिया, हमने 49 दिनों में ये कर दिया, हमने 49 दिनों में ये कर दिया, हमने 49 दिनों में पानी के बिल आधे कर दिए। तो अब जनता जो है ना, जनता भी यही चाह रही है कि आप 49 डेज में दोबारा वो जादू की झड़ी घुमा दीजिए जो पहले घुमाई थी आपने जी। तो इससे तो बचना मुश्किल हो जाएगा। अभी 2 महीने बाद हमने छड़ी नहीं घुमाई, हमने छड़ी घुमाई थी, जादू की छड़ी नहीं थी। बिल्कुल इन्होंने कहा आतिफ साहब कि हमने जादू की छड़ी नहीं घुमाई थी, हमने असली वाली छड़ी घुमाई थी। मेरा उसी का रिजल्ट था वो। मेरा कहना ये वही छड़ी दोबारा, मेरा कहना ये वही छड़ी दोबारा घुमाइएगा। और उस वक्त आपने बड़े खुल के कहा कि प्रधानमंत्री उस वक्त मनमोहन सिंह जी थे, आपको कोई समर्थन नहीं दे रहे थे, तो अब आप हर चीज मोदी जी की तरफ क्यों धकेल रहे हैं? आपको दिल्ली सरकार का दर्जा चाहिए, तो आप इनके साथ ही खड़े थे। आपको दिल्ली को बहुत खतरनाक बात कही है, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ कह रहे हैं। अरे आप खड़े हुए थे कांग्रेस के साथ, हम नहीं खड़े थे। आपको दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा चाहिए, खुले मंच पर आइए, इसके लिए डिबेट करिए, चर्चा करिए कि क्या आपके पास दिल्ली के पास इतना फंड है कि दिल्ली पुलिस को वो तनख्वाह दे सके, दिल्ली में रहने वाले एम्प्लॉइज को तनख्वाह दे सके। स्टेट बनाइए जैसे और स्टेट चल रही है वो चलेगी। कि आप पूरे तौर पर इसको स्टेट बनाइए, इसकी मशीनरीज इसके हाथ में दीजिए तो कर लेंगे। हमारा मुल्क फेडरल ने भी वादा किया है, हमारा मुल्क फेडरल स्ट्रक्चर पे चलता है, फेडरल स्ट्रक्चर बनाइए, फिर हम जवाबदेह होंगे पूरी तरह से। प्रधानमंत्री जी का मैं अभी कुछ खुल के नहीं कह सकता हूं, लेकिन मैं प्रधानमंत्री जी का जो मूड भाप रहा हूं, बहुत जल्दी प्रधानमंत्री जी आपको दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने वाले हैं, मुझे ऐसा लगता है जी। कहीं ऐसा ना हो कि फिर उसके बाद आप भागने लगे बचकर जी।
चलिए, ये कह रहे हैं कि हमको बड़ी बात कह रहे हैं, ये तो बहुत बड़ी बात है, बड़ी बात कह रहे हैं। ये बहुत अच्छा हो जाएगा, पूरे आवाम यही चाहती है, दिल्ली के आवाम चाहते हैं। लेकिन इसमें चुनौती है, आप दिल्ली का आम पैसे कहां से लाएंगे? आप कह रहे हैं टैक्स नहीं बढ़ाएंगे, आप सब्सिडी पे देखिए आप वैट को लेकर के आपका स्टैंड क्या है? देखिए आज का जो स्ट्रक्चर है दिल्ली का, उसमें बहुत बड़ा रेवेन्यू का जो सोर्स है वो एमसीडी के पास है जी, एमसीडी के पास है। इरफान भाई मेरी बात तो सुने मेरे। जी। देखिए, आपने इतने सारे वादे करे, इतने सारे वादों को अब आपने केंद्र सरकार की तरफ धकेलना है और आखिर में अब दोबारा आप लोगों को भी सारी चीजें इन पे डालनी है। अगर ये जनता के साथ बड़ा धोखा होगा अगर ये नहीं भाई, एक तो बहुत मुस्कुरा के आप ये कह रहे हैं भाई, एक तो ये लोग स्टेटहुड भी दे देंगे, आतिफ भाई संभालें। आतिफ भाई एक तो ये बात करा दीजिए आप। चलिए आतिफ साहब कह लेंगे। इरफान भाई एक मिनट मेरी सुन लीजिए। हाँ बोलिए। देखिए, एक मेरी गुजारिश है और मैं अपनी पार्टी को जितने अच्छे तरीके से समझता हूं, अपने प्रधानमंत्री जी को जैसा समझता हूं, अरविंद केजरीवाल जी आम आदमी पार्टी और बीजेपी की लड़ाई में दिल्ली की जनता को नहीं बीच में पिसना चाहिए। चलिए, बड़ी अच्छी बात। किसी भी कीमत पर नहीं पिसना चाहिए, ये मेरा मानना है। मैं आपके सामने खुले मंच से कहता हूं और अगर कहीं पर मैं बहुत कॉन्फिडेंस के साथ आपसे ये बात कह रहा हूं कि इरफान भाई मेरे बड़े भाई हैं, मैं बड़ी इनके शुक्रिया बहुत। इरफान भाई, मैं आपको ये वादा कर रहा हूं कि कहीं पर अगर आपको ऐसा लगे कि भारतीय जनता पार्टी दिल्ली की जनता के साथ आपको आम आदमी पार्टी के कारण धोखा कर रही है या कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही है, मैं आपके साथ उस आंदोलन में भी खड़े होने को तैयार हो जाऊंगा। बहुत बड़ी बात, अच्छी बात है, बहुत शुक्रिया। चलिए, एक नए तरह की राजनीति की बात कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया। पुराने लोगों पर एक्शन ले नहीं, मगर देखिए, अरविंद केजरीवाल साहब ने भी, आतिफ भाई, पहला काम ये किया कि प्रधानमंत्री जी से, होम मिनिस्टर से और अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर से मिले हैं, प्रोटोकॉल सारे तोड़ते हुए, सारे बैरियर्स तोड़ते हुए, दीवारें तोड़ते हुए। तो मैं समझता हूं कि एक अच्छा आगाज होने जा रहा है। वो तो ये कहा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल को ये बात का एहसास है कि कहने को तो हमने सब कुछ कह दिया, अब अगर वेंकैया नायडू या नरेंद्र मोदी या राजनाथ सिंह, यानी कि ये मिनिस्ट्रीज अगर साथ नहीं देती है तो वो कुछ नहीं कर सकते। नहीं, देखिए, दिल्ली पहले ही वो वहां पहुंच गए। दिल्ली की सरकार मिलीजुली सरकार है, यहाँ सेंटर का भी उतना ही रोल है जितना स्टेट का है। तो मैं समझता हूं दोनों को अपनी जिम्मेदारी को निभाना पड़ेगा और आतिफ भाई ने वादा कर दिया है, वादा दिला दिया है अपनी पार्टी की तरफ से, उसके लिए मैं शुक्रगुजार हूं जी। मैं बिल्कुल वादा दे रहा हूं आपको इरफान भाई कि हमारी पार्टी दिल्ली की जनता के विकास के लिए करबद्ध रूप से आपके साथ खड़ी है। चलिए प्रणव जी, हम लोग बात कर रहे थे जन लोकपाल पे, बात यहां तक आई जन लोकपाल पे। ये तो कह रहे हैं कि अब इनके पास मेजॉरिटी है, जाहिर सी बात है, वोटिंग का कोई चक्कर ही नहीं है, आराम से रेजोल्यूशन पास हो जाएगा। उसके बाद पार्लियामेंट में जी उस पर डिबेट होगा जी, क्या होगा उस नतीजा, आप लोग का क्या रुख होगा? हमारी तो अभी भूमिका नहीं है जहां तक दिल्ली का सवाल है। मैं ये पार्टी का एक स्टाइल होता है ना, पार्लियामेंट का है, पार्लियामेंट में है। चुनाव के दौरान हम बात करते थे कि 2013 में लोकपाल बिल पास हुआ केंद्र में, अभी जनवरी में, पिछले 2014 जनवरी में ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने उसको बिल को साइन किया, कानून बना। इतना वक्त गुजर गया, लोकपाल के प्रति अगर उतना महत्वपूर्ण होता, उतनी अगर कमिटमेंट होती, यानी गवर्नमेंट की सरकार की और आम आदमी पार्टी की भी। आम आदमी पार्टी का कमिटमेंट नहीं है, क्या बात करें, कह रहे हैं कि हम तो एकदम वचनबद्ध हैं, कटिबद्ध हैं, कमिटेड हैं। कुछ ऐसा दिखा आपको? हमें मैनिफेस्टो में रखा है, मैनिफेस्टो में भी, हमारे मैनिफेस्टो में स्वराज भी है, लोकपाल भी है, स्वराज भी है, दोनों चीजें। लोकपाल की मोहल्ला सभाएं भी, लोकपाल की नियुक्ति के लिए एक बार भी कहीं कोई किसी की बात सुनी आपने? हम सरकार में ये रोज हर छोटी बात के लोग धरने पर उतर आते हैं। हाँ, लेकिन एक बात है, सबसे बड़ा आपने जो शुरू किया है तो बिजली पानी वगैरह से शुरू किया है, लेकिन जो सबसे बड़ा आपका इशू था जन लोकपाल, जिसपे आपकी पार्टी बनी और फिर सरकार भी गई, उस पर उस तरह से बात नहीं होनी चाहिए जैसे आप बिजली पानी की बात कर रहे हैं। देखिए फैसल भाई, किसी पार्टी की कोई रूह होती है, उसे बार बार कहने से क्या आपको अंदाजा लगेगा? नहीं रहे, वो हमारी पार्टी की रूह है, हमारी पार्टी की बुनियाद है, हम बुनियाद से नहीं हट सकते। जो पार्टियां बुनियादों से हटी हैं वो कहां, उनका क्या असर हुआ आप देखिए आपने इस इलेक्शन में, हम उससे नहीं हट सकते। देखिए जहां तक देखिए तो फिर माफी मांगने की जरूरत नहीं। अगर देखिए लोग करके खड़े होते लोगों के सामने और कहते हमने सही किया, अगर रिजाइन किया, अगर कांग्रेस के 8 MLA, माफी नहीं मांगते, अगर कांग्रेस के 8
एमएलए बीजेपी के साथ खड़े न होते तो ये अरविंद केजरीवाल की सरकार न गई होती। राजनीति मैं आज कह रहा हूँ आपसे, आपके लिए मैं आपको जिम्मेदारी से कह रहा हूँ भाई, वो सरकार गई, उसके अलावा इतनी बड़ी मेजोरिटी के साथ अगर कांग्रेस के 8 एमएलए बीजेपी के साथ न गए होते, वोटिंग न किया होता, तो हमारी सरकार वो नहीं जाती। वो आवाम की सरकार थी, आवाम चाहते थे वो सरकार चले, इसीलिए इतना बड़ा मैंडेट दिया है लोगों ने। पूर्णिमा, आपने इन सारे लोगों को, जो सियासी लोग हैं, सबकी बातचीत आपने सुनी, लेकिन क्या लगता है कि कहीं ना कहीं वही पार्टी जो जन लोकपाल के नारे पे बनी थी, वो जन लोकपाल की उस तरह से बात नहीं कह रही है जिस तरह से दूसरी चीजों की बात कर रही है। अभी आशीष खेतान की बात हुई कि उन्होंने ये भी कह दिया कि अगर वाईफाई की बात होगी तो वो शायद आधे घंटे के लिए फ्री होगा एक आदमी के लिए। तो ये सारी बातें जो हिडन चीजें होती हैं, जैसे बैंकिंग में लैंग्वेज में कहते हैं हिडन टैक्सेस, वो बात नहीं कही गई। कहीं ना कहीं सारी पार्टियों की तरह आम आदमी की पार्टी भी कहीं ना कहीं जो बात छिपा के कह रही है, पब्लिक के साथ उतनी ट्रांसपेरेंट नहीं है, ओपन नहीं है। लग तो रहा है कि थोड़ा बातों से बातें निकलेंगी। अभी लोकपाल की बात हमने इस कैंपेन में इनकी तरफ से कभी नहीं सुनी। अभी आके भी जो डिफरेंट इनके लीडर्स बयान दे रहे हैं, उसमें लोकपाल का कोई टाइम फ्रेम इन्होंने नहीं डिसाइड किया है। मनीष सिसोदिया ने शायद, मैंने वो खुद नहीं सुना है, शायद कहीं कहा है कि वो दूसरी सिटिंग में लेके आएंगे। तो लेकिन अरविंद केजरीवाल की तरफ से अभी हमने इस तरह का कोई नहीं, मनीष ने भी कह दिया तो ठीक है, मनीष सिसोदिया भी इनके बड़े लीडर हैं, डिप्टी सीएम है, कमिट कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये भी एक सच्चाई है कि जन लोकपाल इनके एजेंडे में काफी पीछे चला गया है। जन लोकपाल इनके एजेंडे में पीछे चला गया है। मगर मैं क्या ये लगता है आपको किसी तरह से धीरे धीरे स्टेटहुड का मुद्दा भी चला जाएगा, पुलिस को इनके अंडर में दिया जाए वो भी चला जाएगा, और दूसरे जो एजेंडे हैं जिन पे इनको वोट मिला है वो इसी तरह से एक के बाद एक पीछे चले जाएंगे? नहीं, ऐसा तो शायद नहीं हो, क्योंकि जितना बड़ा मैंडेट इनको मिला है ये तो जनता के साथ बहुत बड़ा धोखा होगा। आतिफ ने कहा, साहब ने कहा कि हम लोग बीजेपी वाले हो सकता है, हालांकि वो उनका अपना पर्सनल स्टेटमेंट है, लेकिन कह रहे हैं कि जितना मुझे लग रहा है कि हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार इनको स्टेटहुड भी दे दे, तो सब कुछ इनको मिल जाएगा। उसके बाद तो इनको सारी चीजें पूरी करनी चाहिए। तो फिर तो इनको अपने सारे वायदे पूरे करने ही होंगे। जी आतिफ, कुछ कह रहे हैं आप? मैं फैसल भाई ये कहना चाह रहा था, जितना मैं प्रधानमंत्री जी मैं समझ गया आपकी बात को, बॉडी लैंग्वेज को मैं पढ़ रहा हूँ जी, मुझे लग रहा है कि हो सकता है वो इनको सरप्राइज कर दें। उससे ऐसा लगता है कि वो प्रधानमंत्री जी कहे इनको कि साहब, मनीष सिसोदिया जी ने कहा आपको देश संभालना है, पूरी दुनिया में जाना है, दिल्ली हमें दे दीजिए संभालने के लिए। कहीं दिल्ली दे दी संभालने के लिए तो ऐसा ना हो कि लड़खड़ा जाए आसमान से। नहीं मतलब ऐसा ना हो कि दिल्ली के अगर कंधे पे आ गए तो लड़खड़ा जाए। नहीं, देखिए, नहीं, अगर फैसल भाई मैं एक बात और कहना चाह रहा हूं। देखिए, पूरे इलेक्शन कैंपेन में जन लोकपाल को आम आदमी पार्टी ने कोई मुद्दा नहीं बनाया। लोकपाल भ्रष्टाचार के खिलाफ सबसे बड़ा हथियार बताया था इन्होंने शीला दीक्षित के खिलाफ, बेसिकली मनमोहन सिंह सरकार के खिलाफ। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी खुले मन से कहते हैं, पिछले 8 महीने से 9 महीने से विपक्ष भी आज हमारे ऊपर भ्रष्टाचार को लेकर कोई आरोप नहीं लगा सकता। एक बात। दूसरी बात ये, मिस्टर भूषण सीनियर ने कल भी अपने ब्लॉग में ये लिखा है पार्टी को लेके कि आम आदमी पार्टी ने पैसे लेके टिकटें बांटी हैं। ठीक है, देखिए अब लगता है कि इसका मतलब नहीं है, ये तो अब ये खत्म हो गया, इसलिए कि टिकट आपके यहाँ भी कैसे मिलता है लोगों को। पूर्णिमा जी कुछ कहना चाह रही हैं। ये अगर जैसा आपने अभी इस वक्त कहा था कि अगर ये स्टेटहुड के मुद्दे पे भी पीछे हटे या लड़खड़ा गए, अगर कंप्लीट स्टेटहुड मिला तो हमें ये देखना होगा, क्योंकि इनको जनता ने एक और वजह से वोट किया है कि जो वो ऑल्टरनेटिव पॉलिटिक्स की एक इच्छा लोगों में है। लोग बहुत तंग आ चुके हैं ये धर्म की राजनीति और जाति की राजनीति और रीजन की राजनीति को देख के। लोग एक दूसरे तरह की राजनीति को शायद एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं। तो अगर ये जन लोकपाल से या फुल स्टेटहुड अगर मिल जाता है, उसके बाद अपने आप को प्रूव करने में ये कामयाब नहीं होते हैं, तो लोग भी फिर वो जो एक्सपेरिमेंटल पॉलिटिक्स चाहते हैं आगे, जो एक नई किस्म की राजनीति हो, उसको इनको फिर मैंडेट मिलने से तो रहा। यानी ये कह रही है कि अगर ये अपने किए हुए वादों पे उस तरह से पूरे नहीं उतरते हैं और जो एक अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स का एक जो प्लेटफॉर्म लोगों को दिया है, एक सपना दिखाया है, उसमें अगर कहीं गड़बड़ी होती है तो इनके लिए भी कहीं ना कहीं अकाउंटेबिलिटी फिक्स करेगी जनता। मैं देखिए फैसल भाई, मैं आपके चैनल पे ये बिल्कुल वाज़ेह करना चाहता हूं कि अरविंद केजरीवाल सपनों के सौदागर नहीं बनेंगे, गुफ्तार के गाजी नहीं बनेंगे, किरदार के गाजी साबित करेंगे अपने आप को। और मुझे पूरी उम्मीद है कि हमने कोई झूठा वादा नहीं किया। चलिए आपसे एक बात आप पूछ लें, आपके एक अभी नए जीते हुए एमएलए ने बाटला हाउस इनकाउंटर पे
एक कमीशन बैठाने की बात की है और उसको हतमी नतीजे तक पहुंचाने की बात की है। नहीं, क्या कहिएगा? नहीं, उन्होंने शायद जल्दबाजी में ऐसी बात कह दी, लेकिन उन्होंने कहा पूरे कैंपेन में कभी नहीं कहा, उन्होंने कभी खुल के बात नहीं की। उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट से कहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट से हम कहेंगे, क्योंकि वो स्टेट के दायरे में नहीं आता। से भटका रहे हैं क्या फिर? क्या नहीं, इस तरह के कंट्रोवर्शियल चीजों को अगर आप लेके आते हैं तो जाहिर सी बात है जो कंस्ट्रक्टिव मुद्दे हैं, जो तामीरी चीजें हैं, वो किनारे हो जाएंगे। नहीं, देखिए सब कुछ ठीक है कि हमारा वो मुद्दा नहीं था इलेक्शन के दौरान, लेकिन हमारा मुद्दा ये है कि सबको इंसाफ मिले और कोई गलत तरीके से किसी के ऊपर कोई जुर्म आयद ना किया जाए, किसी को गलत तरीके से जेलों में न डाला जाए। वो हमारी पार्टी ने हमेशा कहा है और इंसाफ की बात हमने हमेशा कही है। अब उन्होंने किस पैराए में उस बात को कह दिया। जीत के बाद अगला पड़ाव क्या होगा? कहां जा रहे हैं आप लोग? देखिए, हमारा अगला पड़ाव यह है कि जो हमने ट्रेंड सेट किया है इस मुल्क के अंदर, बिहार उत्तर प्रदेश सियासी इनकलाब बर्पा किया है, उसका अक्स नजर आना चाहिए पूरे हिंदुस्तान पर। और हमारी पार्टी पूरी तरह से मदद करेगी। जो भी इस बीड़े को उठाएगा, इस अज़्म को उठाएगा। आतिफ साहब सुन रहे हैं, पूरे हिंदुस्तान हम ये चाहते हैं ये ट्रेंड बदल जाए, बांटो राज करो की सियासत खत्म हो जाए, लोगों के असल मसाइल, असल मुद्दों पर एक वेलफेयर स्टेट नजर आए, बल्कि बटावा स्टेट नजर न आए, धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर, बिरादरी के नाम पर, इलाके के नाम पर। वक्त खत्म हो रहा है, आपको रोकना पड़ेगा। नाज़रीन, आपने ये बहस देखी, जाहिर सी बात है कि जिस तरह की पॉलिटिक्स हुई है और जिस तरह के नतीजे आए 2013 के बाद से, तो कहीं ना कहीं हिंदुस्तान में एक नए तरह की पॉलिटिक्स की जगह बनती चली जा रही थी। और वो जो स्पेस था, वो कहीं ना कहीं, जैसा पूर्णिमा त्रिपाठी बता रही हैं, वो स्पेस आम आदमी पार्टी को मिला है, वो उसने फिल किया है। लेकिन इसके साथ साथ उसकी जिम्मेदारी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। लोगों का जो सोच है वो उसके साथ जुड़ी है, लोग उसको उस पर जज करेंगे और साथ साथ कहीं ना कहीं मीडिया के लोग भी उन पर पूरी तरह से मुस्तैदी से उनके एक एक निर्णय को, एक एक डिसीजन को फॉलो करते रहेंगे। बहुत सारे चैलेंजेस हैं, लेकिन चूंकि एक अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स का स्पेस था, एक नए तरह की पॉलिटिक्स की शुरुआत इन लोगों ने की थी, तो इनको भी थोड़ा वक्त मिलना चाहिए। हम तमाम मेहमान का शुक्रिया अदा करेंगे। खुली बहस में फिलहाल इतना ही। आप आलमी समय को इंटरनेट पर भी देख सकते हैं, लॉग ऑन करें समय live.com। फिलहाल हमें इजाजत दीजिए और आप देखते रहिए आलमी समय।